सभी को वही नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार, इतिहास प्रवक्ता, आज आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ। ईंट, मनके और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता, 12th हिस्ट्री से। इस इन वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी जो स्कूल नहीं जा पाते, किसी कारणवश क्लास में नहीं आ पाते, वो इन वीडियो से लाभान्वित हो सकें और अपने शैक्षणिक कार्य को आगे बढ़ा सकें। तो हम चर्चा करते हैं अध्याय पहले पे। हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, और इस लेसन का हमारी किताब एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें उसका नाम है ईंट, मनके और अस्थियाँ। विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, हुआंग हो की सभ्यता है। ये सभ्यताएं बहुत प्राचीन मानी जाती हैं और विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में इन्हीं की गणना होती थी। लेकिन 1921 में, 1922 में जब उत्खनन कार्य बड़े स्तर पर मोहनजोदड़ो में हुए, हड़प्पा में हुए, और हमारे पुरातत्वविद शास्त्रियों ने इसमें योगदान दिया, और जॉन मार्शल ने 1924 में ये घोषणा की कि विश्व की जो अन्य प्राचीन सभ्यताएं थी उन्हीं के समान भारत में भी एक प्राचीन सभ्यता थी जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से जाना जाती, सॉरी, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और ये सभ्यता मिस्र की सभ्यता की, मेसोपोटामिया की सभ्यता की, और चीन की एक सभ्यता थी जिसका नाम था हुआंग हो सभ्यता। इन सभ्यताओं की ये समकालीन थी। इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, और 10th क्लास में इसका नाम है सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से भी इस सभ्यता को जाना जाता है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस सभ्यता का विस्तार, जो लोग यहाँ रहते थे वो सिंधु नदी घाटी के साथ साथ, बनी नदी घाटी के साथ साथ बने जो गाँव थे उनके, या सिंधु नदी घाटी के साथ साथ के क्षेत्र में रहते थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि पहला जो खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। तो इस सभ्यता के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, और इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये है कि बच्चे आसानी से शैक्षणिक कार्य में रुचि लें और उनको इंटरेस्ट आए, और जितना अच्छा हो सकेगा मैं उतना इस वीडियो को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। मोहरें। इंट्रोडक्शन जो दिया गया है वो मोहर पर दिया गया है। मोहरें क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो शेल खड़ी पत्थर की बनी थी। मोहरों के पर जो चित्र बने हैं वो चित्रात्मक है, यानी कि जो लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। ये लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है, और इन मोहरों से हमें इस सभ्यता के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। इस सभ्यता की जानकारी के स्रोतों में मोहरें हैं, बाट हैं, मनके हैं, मृदभांड है, औजार हैं, आभूषण हैं। इनसे हमें बहुत ज़्यादा जानकारी इस सभ्यता के बारे में मिलती है, लेकिन लिखित दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके पीछे कारण है क्योंकि जो स्क्रिप्ट या जो लिपि इसकी मिली है वो भाव चित्रात्मक है, जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इन्हीं पुरातात्विक जो सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं उन्हीं के आधार पर हम इसका इतिहास लिख पाने में सफल हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन समय समय पर अनेक उत्खनन कार्य हो रहे हैं, खुदाई चल रही है इन सभ्यताओं की साइटों की, तो उससे अलग अलग जानकारियाँ हासिल हो रही हैं। तो जो जानकारी के स्रोत हैं वो और ज़्यादा समृद्ध होते जा रहे हैं, और हमें जो जानकारियाँ प्राप्त हैं उनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव भी होता जा रहा है। तो अब डिस्कस करते हैं इस सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में, इसके विस्तार के बारे में, इसका समय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से थी। इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी की जो नदी घाटी थी उसके आसपास ये फैली हुई थी। बाद में उत्तर पश्चिमी भारत से उत्तर पूर्व की ओर फैली। इसका विस्तार था मांडा, जम्मू कश्मीर में एक जगह पड़ती है
जहाँ जम्मू कश्मीर है उसके आसपास मांडा, मांडा से लेकर महाराष्ट्र में दायमाबाद, दायमाबाद तक ये सभ्यता फैली हुई थी। ये था इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार। मांडा से दायमाबाद। पूर्व से पश्चिम ये सभ्यता यूपी में एक जगह पड़ती है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुत का गेंदौर, अफगानिस्तान में जगह पड़ती है, वहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार था। और ये त्रिभुजाकार सभ्यता थी इसके आकार में, और इसका जो क्षेत्रफल था वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो संस्कृति पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित, एक विशिष्ट कालखंड से संबंधित लोगों के खान पान, रहन सहन, उनके आचार विचार, उनके व्यवहार को प्रदर्शित करती है। इस सभ्यता से पहले भी सभ्यताएं थी जिसको पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। बीच का फेज था विकसित हड़प्पा सभ्यता, और उसके बाद के फेज को या चरण को प्रवर्ती हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसके आरंभ के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार के द्वारा, कृषि के द्वारा, पशुपालन के द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। तो पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता, विकसित हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यताओं में ये सभी फीचर्स हमें समान मिलते हैं। फीचर्स यानी विशेषताएं। अभी वो पशुपालन करते थे, कृषि करते थे, व्यापार करते थे, और इन माध्यमों से वो अपना गुजारा करते थे। लेकिन पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता और विकसित हड़प्पा सभ्यता के बीच हमें कर्म भंग देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ स्थानों के त्याग दिए जाने के अवशेष मिले हैं और कुछ स्थानों के जलाए जाने के संकेत मिलते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में कर्म भंग था। अब जीविका निर्वाह ये लोग कैसे करते थे? आप सभी जानते हैं जीविका निर्वाह के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं वो जैसे कि भी पशुपालन होता है, कृषि होती है, व्यापार होता है। तो जो हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उन साक्ष्यों के आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों की जीविका निर्वाह प्रणाली के बारे में जानकारी हासिल कर पाते हैं। हमें खुदाई के दौरान जले हुए अनाज के दानों के साक्ष्य मिले हैं, जली हुई मछलियों के साक्ष्य मिले हैं, जिनके आधार पर इतिहासकार या पुरातत्वविद या वनस्पतिज्ञ शास्त्री ये निष्कर्ष निकालने में सफल हुए हैं कि ये खाने में अनाज का इस्तेमाल करते थे, मछली को भी ये भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। कई जगहों से हमें गेहूं के, जौ के, चनों के, सफ़ेद तिल के, कपास के साक्ष्य मिले हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये इन चीज़ों की खेतीबाड़ी करते थे। बाजरे के साक्ष्य मिले हमें, गुजरात से मिले हैं। कपास के साक्ष्य हमें लोथल से मिले हैं। तो ये सारी चीज़ें सिद्ध करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग खेतीबाड़ी करते थे। खेतीबाड़ी के लिए पशुओं का भी इस्तेमाल करते थे। जैसे कि हमें मिट्टी की बनी हुई मृण्मय मूर्तियाँ मिली हैं जिस पर बैल के चित्र अंकित हैं, जिसको लिए शब्द उपयोग या वृषभ शब्द उपयोग में लाया गया है। तो ये वृषभ या बैल से भी परिचित थे जिसका खेती में इस्तेमाल करते थे। बैल के बारे में, गाय के बारे में तो संदेह है, लेकिन ये भेड़, बकरी, इसके साथ साथ बैल से भी परिचित थे। भैंस के बारे में भी इनको जानकारी थी, सूअर के बारे में भी इनको जानकारी थी। इन जानवरों की हमें यहाँ से हड्डियाँ मिली। इसके साथ साथ ये कुछ जानवरों का शिकार करते थे या दूसरे जो शिकारी संग्राहक समूह थे उनसे उन जानवरों को प्राप्त करते थे मांस के लिए। जैसे कि सूअर है, हिरण है, घड़ियाल है, ये इनका मांस के रूप में इस्तेमाल करते थे। अब ये कृषि करते थे। कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? कहता कि चोलिस्तान और बनावली से हमें हल्के साक्ष्य मिले हैं, हल्की मृण्मय मूर्तियाँ मिली हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि ये हल से खेती बाड़ी करते थे।
इसके साथ-साथ कालीबंगा से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ये खेती-बाड़ी करते थे। ये जब फसल पक जाती थी, तो पकने के बाद ये दराती या हँसिया का उपयोग उसको काटने के लिए करते थे। लेकिन इसके बारे में हमें उपयुक्त साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है कि वो धातु की हँसिया का इस्तेमाल करते थे या लकड़ी में किसी पत्थर की फलक का इस्तेमाल फसलों को काटने के लिए करते थे। सिंचाई के लिए ये वर्षा पर निर्भर थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में विकसित थी। ये सिंचाई के लिए नहरों का इस्तेमाल करते थे। नहरों के साक्ष्य हमें सोरतुभुई से मिले हैं, पंजाब से ये साक्ष्य हमें नहीं मिलते, क्योंकि पंजाब में जो नहरें थी वो गाद से भर गई होंगी। इसके साथ-साथ ये जलाशयों से भी खेती-बाड़ी का के लिए पानी उपयोग में लाते थे। जलाशयों के साक्ष्य हमें धोलावीरा से मिले हैं। फिर जो ये अनाज पैदा करते थे, उन अनाज को पीसने के लिए चक्कियों का इस्तेमाल करते थे। हमें मोहनजोदड़ो से अवतल चक्कियाँ भी मिली हैं। तो इस तरह से हम जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन साक्ष्यों से उनकी जीवन निर्वाह की पद्धतियों के बारे में, उनके पशुपालन की के बारे में, वो किन पशुओं का शिकार करते थे, किन का मांस खाते थे और किस तरह से खेती-बाड़ी करते थे, इस तरह की जानकारी हम हासिल करने में सफल हुए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब मैं बारीकी से जो एक-एक अंक के इसमें या बड़ा प्रश्न बनेगा, उस पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, अभी मोहरें क्या थी, विशेषताएँ बताइए। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरों का इस्तेमाल करते थे। मोहरें शेलखड़ी पत्थर से बनी थी। इन पर चित्रात्मक लिपि मिली है, जिनसे हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए हम संस्कृति शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। तो संस्कृति शब्द से क्या तात्पर्य? संस्कृति शब्द से तात्पर्य किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में और एक विशिष्ट कालखंड में रहने वाले लोगों के रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा आदि के लिए संस्कृति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भी हड़प्पा सभ्यता का समय बताएँ, काल निर्धारण बताइए। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये सभ्यता अस्तित्व में रही। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो बताया गया है कि ये सभ्यता त्रिभुजाकार की थी। ये उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई थी। पश्चिम में सूतकागेंदौर से लेके पूर्व में यूपी में पड़ता है आलमगीरपुर, वहाँ तक इस सभ्यता का विस्तार था। ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई थी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता और पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता में क्रमभंग था। 2 बिंदु बताइए। तो कुछ स्थानों के त्याग दिए जाने के संकेत मिलते हैं, कुछ स्थानों के जलाए जाने के संकेत मिलते हैं, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता में क्रमभंग था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन किन फसलों से परिचित थे? ये गेहूं से, जौ से, तिल, सफेद तिल से, चने से, मटर से परिचित थे। इनकी ये खेती करते थे। ये किन जानवरों से परिचित थे? ये भैंस से परिचित थे, भेड़ से परिचित थे, बकरी से परिचित थे, सूअर से परिचित थे, बैल से परिचित थे। और ये कुछ जानवरों का मांस खाते थे। किन किन जानवरों का मांस खाते थे? सूअर का खाते थे, घड़ियाल का खाते थे, हिरण का खाते थे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में खेती करने के साक्ष्य किन स्थानों से मिले हैं? तो खेती करने के साक्ष्य हमें बनावली से मिले हैं। हल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हमें हल के साक्ष्य चोलिस्तान से और बनावली से मिले हैं। खेती करने के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले। इसके साथ साथ अवतल चक्कियाँ हमें अनाज पीसने के लिए, जो अवतल चक्कियाँ हड़प्पा सभ्यता के लोग प्रयोग में लाते थे, वो कहाँ से मिली हैं? वो अवतल चक्कियाँ हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। सिंचाई के लिए जलाशयों का इस्तेमाल करते थे। जलाशयों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से मिले हैं। नहरों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? अफगानिस्तान में सोरतुगी से मिले हैं। तो आज का ये टॉपिक काफ़ी ख़ास है। मैं हर रोज़ आपके सामने ऐसे ही वीडियो बना के प्रस्तुत करता रहूँगा। आप प्लीज़ कृपा करके इसको अच्छी तरह से गौर से पढ़ें और नोट्स बनाएँ। सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको अच्छी जानकारी दूँगा मैं, और ज़्यादा जानकारी आपके सामने पेश की जाए। थैंक यू।